जैसे कि आपको मालूम है कि 2 तारीख को फेज 13 का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो बच्चे, आपने फेज 11 फेज 12 भी देखा होगा और उनके क्वेश्चंस भी हमने कराए हैं रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। लेकिन ये जो सिलेक्शन पोस्ट जो होती हैं, इनमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं। एक तो कई बच्चों का तो यही डाउट रहता है कि ज्वाइनिंग आती ही नहीं है, या आएगी तो कितने साल में आएगी। और दूसरा यह है कि इसमें हर पोस्ट के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और हर पोस्ट के लिए अलग से आपको 100 रुपए चार्ज किया जाएगा। जितने भी पोस्ट निकाली है, सिलेक्शन पोस्ट जितनी भी निकली है, उनमें आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन क्या हर एक पोस्ट के लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा? ये बहुत सारे डाउट मैं आज की इस सेशन में आपके क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये सिलेक्शन पोस्ट आई है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा जो डिपार्टमेंट लिए जाते हैं एग्जाम, पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जो कि डेट जो आप अप्लाई कर सकते हो वो आप देख पा रहे हैं, 2 तारीख से 2 जून से लेकर के 23 जून के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन फॉर्म भरने से पहले पूरी जानकारी लेकर के फॉर्म भरना, ये नहीं कि जितनी पोस्ट आई है सारी पोस्ट के लिए फॉर्म भर दो। पहली चीज तो हर एक पोस्ट के लिए 100 रुपए लगने वाले हैं। दूसरी चीज, जिस चीज के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो तो वो फॉर्म ही क्यों भरना। इसमें बहुत सारी पोस्ट में बहुत सारी क्राइटेरिया मांगा होता है। जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए आपका लैब अटेंडेंट का एक्सपीरियंस मांगा होता है, लाइब्रेरियन के लिए एज ए लाइब्रेरियन आपका एक्सपीरियंस मांगा होता है। तो किसी चीज पोस्ट के लिए किसी चीज का एक्सपीरियंस मांगा होता है, हर एक में एक्सपीरियंस नहीं, कईयों में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कईयों में नहीं मांगा जाता। तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, कहने का मतलब यह है कि आप एक्चुअल में हो क्या और कौन सा कोर्स आपने किया है, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपके लिए सही पोस्ट कौन सी है। तो वो नोटिफिकेशन की डिटेल में आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वही फॉर्म भरना। दूसरी चीज, क्या हर एक के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो 23 जून से याद रखना, 23 जून से पहले ये फॉर्म भर देना है। उसके बाद जो एग्जाम की जो उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट के लिए 24 जून, एक दिन एक्स्ट्रा रहता ही आपको मालूम है, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेंटेटिव है, मतलब लगभग कंफर्म ही है अभी के अनुसार 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2025 के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीना आपके पास है, 24 जुलाई से 4 अगस्त। और इस 1.5 से 2 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या क्या करना है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले तो फॉर्म भरोगे तभी तो एग्जाम दे करके आओगे। तो फॉर्म जो है 2 जून से लेकर के 23 जून के बीच में है, और एग्जाम जो है 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखो, पोस्ट के अनुसार तो आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं एज का क्राइटेरिया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। तो एज की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो ये 1 अगस्त 2025 के अनुसार एज काउंट की जाएगी। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 भी है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 भी, कुछ के लिए 18 से 28, कुछ के लिए 18 से 35 साल भी है। एक्चुअल में सिलेक्शन पोस्ट जो ये होती हैं, ये होते क्या हैं? इंडिया के बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स बहुत सारे ऑफिसेज हैं ना, बहुत सारे पहले तो डिपार्टमेंट हैं, और उन डिपार्टमेंट के पूरे इंडिया में ऑफिस हैं। अब पूरे इंडिया में ऑफिस है तो किसी एक ऑफिस में 1 पोस्ट, किसी एक ऑफिस में 2 पोस्ट, और मतलब वो पोस्ट ही 1 या 2 खाली हैं। अब ये 1 या 2 पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम हो नहीं सकते कि डिपार्टमेंट एग्जाम कराए मात्र 1 या 2 पोस्ट के लिए। तो एसएससी क्या करता है कि उन सारी पोस्ट को कलेक्ट कर लेता है, उन सारी पोस्ट को कलेक्ट करके एक सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम ले लिया जाता है। जैसे फेज 11 हुआ, फेज 12 हुआ, और अब ये फेज 13 है। कईयों के मन में ये भी चलता है कि सर
एसएससी 10th लेवल एमटीएस लेता है, 12th लेवल सीएचएसएल लेता है और ग्रेजुएट लेवल सीजीएल लेता है। तो ये सारी पोस्ट उसमें क्यों नहीं शामिल कर दी जाती, उन्हीं एग्जाम के थ्रू ये पोस्ट क्यों नहीं दे दी जाती, इस बात का भी मैं जवाब दूंगा। तो एज कुछ पोस्ट के लिए 18 से 35 भी है, कुछ के लिए 18 से 37, 18 से 42 भी दे रखा है। तो वो आप देख लेना कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे, और अगर आप कर रहे हो तो उस पोस्ट के अनुसार उम्र क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है एग्जाम। पहली चीज तो एसएससी के बाकी एग्जाम जैसे सीएचएसएल और सीजीएल में प्री होता है, मेंस होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है ना, और मेंस के बाद कंप्यूटर भी मेंस में इंक्लूड कर दिया, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर डीवी होता है, फिर जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें सीबीटी 1 एक ही एग्जाम होता है, लेकिन 10th लेवल के लिए अलग एग्जाम होगा, 12th लेवल के लिए अलग एग्जाम होगा, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग एग्जाम होगा। 10th लेवल का अलग एग्जाम लिया जाएगा, पोस्ट वाइज अलग एग्जाम नहीं होगा। जो बच्चा ये सोचता है कि इतनी सारी पोस्ट है, इतने सारी क्राइटेरिया है, इतनी सारी क्राइटेरिया के अनुसार क्या अलग अलग एग्जाम होंगे, नहीं। हाँ, 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल के अलग अलग एग्जाम होंगे। आप तीनों के लिए भी भर सकते हो। अगर आप किसी पोस्ट के लिए, मान लो किसी पोस्ट के लिए 10th लेवल के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, किसी दूसरी पोस्ट के लिए 12th लेवल का क्राइटेरिया और उसके जो और एक्स्ट्रा क्राइटेरिया एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखे वो अब भी आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप 12th लेवल का भी भर सकते हो। ग्रेजुएट हो तो आप ग्रेजुएट लेवल का भी भर सकते हो। तो जो पोस्ट आपके लिए बनी है उसी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना। तो 10th का भी भर सकते हो, 12th का भी भर सकते हो, ग्रेजुएट भी भर सकते हो, तीनों के लिए एग्जाम अलग अलग होगा। तो ये बात क्लियर कि पोस्ट वाइज एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 10th 12th और ग्रेजुएट वाइज एग्जाम अलग अलग होगा। और अलग अलग होगा, इसमें खास बात यह भी रहती है कि इसमें लेवल भी मेंटेन रहता है। इसमें 10th लेवल का मतलब अलग एग्जाम लेवल बनता है। ऐसे नहीं कि एसएससी में कई बार प्रोटेस्ट में भी आवाज उठाई जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन का, सीजीएल का मेंस इतना खत्म बना दिया जाता है कि हर बच्चा सोल्व करके बैठा है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसमें नहीं रहती। इसमें 10th लेवल का पेपर, 12th लेवल का पेपर और ग्रेजुएट लेवल का पेपर, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। दूसरा, इसके चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, ये प्री से ज्यादा और मेन से थोड़ा सा कम रहता है इसका लेवल। मतलब कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं, मैं करवाता भी हूं, आप 45 दिन 45 मैराथन देख भी रहे होंगे, उसमें भी मैं आपके फेज 12 के क्वेश्चन लेकर के आता हूं, फेज 11 के क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो उसमें भी एनालॉजी के, सीरीज के, मिसिंग नंबर के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मैं देखता हूं कि सीजीएल में वो लेवल नहीं पूछा गया लेकिन इसमें पूछा गया। जब मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चा अगर आपको ढंग से तैयारी करनी और अच्छे अच्छे सवाल करने हैं तो आपको जो सिलेक्शन पोस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करके जाने चाहिए। ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जाम क्राइटेरिया देखूं तो आप प्री लेवल प्री का जो पैटर्न है वो पैटर्न इसमें फॉलो होता है, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएट हो। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, जीके जो जीएस है वो 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, मैथ्स जो है 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के, और 1 घंटे का एग्जाम है। इसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद ये 10th और 12th लेवल का जो सिलेबस है ये दे रखा है, ये मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल का सिलेबस दे दिया। उसी प्रकार ये हाईएस्ट कैंडिडेट 10+2 लेवल का सिलेबस दे दिया, और उसी प्रकार ये ग्रेजुएशन एंड अबोव लेवल का भी सिलेबस दे दिया। तो ये नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस दे रखा है। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा और रीजनिंग बाय विक्रम जी सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप रीजनिंग बाय विक्रम जी सर ऑफिशियल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको ये पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो हर साल 2 से 2,500 वैकेंसी रही है। 2023 में एक बार वैकेंसी बहुत जबरदस्त जंप आया था, 2023 में। आप 2022 से देख पा रहे हो 2065, 5,369, 2049 और अब की बार 2,423 वैकेंसी आई है। 2025 में अब की बार जो वैकेंसी आई है 2,423 वैकेंसी आई है। इन वैकेंसी के अकॉर्डिंग इतनी पोस्ट नहीं है, ये वैकेंसी है। किसी में एक पोस्ट पर 1 ही वैकेंसी है, किसी एक पोस्ट पर 3 वैकेंसी है, किसी एक पोस्ट पर 5 वैकेंसी है। ठीक है,
अब ये सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के अंडर में क्यों नहीं ले लिए जाते? क्योंकि ये पोस्ट ऐसी है बच्चे, क्योंकि उन पोस्ट पे लगने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया जो होता है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया रखी जाती हैं। जैसे सीजीएल में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट है, सॉरी सीजीएल के पोस्ट हैं, आपके एग्जामिनर के पोस्ट हैं, और इसी प्रकार आपके एएसओ जो बनते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, और ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं। बट एक लाइब्रेरियन बनने के लिए, और मान लो पूरे इंडिया के में लाइब्रेरियन की 10 लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है, वैकेंसी खाली है, उनके लिए आप बिल्कुल सीजीएल में डाल करके और अलग से एक्सपीरियंस मांगना, वो सब होच पोच हो जाएगा। इसीलिए इन पोस्टों को अलग से रखा गया, क्योंकि इन पोस्ट के क्राइटेरिया, इन पोस्ट की जो एक्सपीरियंस है और इन पोस्ट की जो चीजें मांग रखी है एग्जाम के अलावा, वो अलग है हर पोस्ट के अकॉर्डिंग। जो पोस्ट आपके लिए, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, वो आपके लिए बनी है, इसलिए ये जरूर आप डिटेल में जान करके फॉर्म फिल कर सकते हो। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, फॉर्म फिल करके पेपर जरूर दे करके आना चाहिए। एक तो पेपर देने का, चाहे आप सीजीएल की भी तैयारी करो, पेपर देने का एक्सपीरियंस बनेगा, दूसरा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जितना रियल एग्जाम में आप बैठ पाओगे ना, उतना आपका डर खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो ये हम वैकेंसी की बात है, इतनी आपकी वैकेंसी अब की बार आई है 2423। तो आप ये डेट आप अभी एकदम से हड़बड़ाहट में फॉर्म नहीं भरना है, पहले पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में जान लेना है, और जिस पोस्ट के लिए आप हो उसी पोस्ट के लिए भरना है। ठीक है, हालांकि एकदम लास्ट तक भी नहीं पहुंच जाना है कि 23 तारीख तक डिटेल ही जानने की कोशिश कर रहे हैं और 23 तारीख तक तब फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग 23 से पहले ही भर लेना, लगभग 2-3 दिन अभी और थोड़ा रिसर्च करके थोड़ी डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ करके भर लेना। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी। देखो, आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं, इन 2 महीने में आप क्या कर सकते हो? मैं रीजनिंग का जिम्मेदारी उठा सकता हूं। रीजनिंग में एक काम, 2 महीने में बहुत कम समय है, बहुत मोटी बुक नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कोर्स कंप्लीट भी नहीं कर सकते। अगर आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो तो रिकॉर्डेड बैच लेना, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जो जो वीक सेक्शन है वो आप देख सको। तो वो रिकॉर्डेड बैच अगर आप 2x की स्पीड में, या जो वीक चैप्टर है वो आप कमजोर जो चैप्टर है वो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। अदरवाइज एक सजेशन मेरा ये है, 45 डेज 45 मैराथन, 45 दिन 45 मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चल रही है। कुछ कोर्स वगैरह, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो 45 दिन 45 मैराथन जरूर देख लेना। वो 45 दिन 45 मैराथन हर बच्चा, शाम को 7 बजे मैं लाइव आता हूं, शाम को 7 बजे मैं आपको पढ़ाता हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो 45 दिन 45 मैराथन जरूर देख लेना। इसके साथ साथ इतनी मोटी बुक भी सोल्व नहीं कर सकते कि आप 800-900 पेजेस की बुक आपने ले ली और वो सोल्व ही नहीं हुई 2 महीने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इवन मेरी बुक, सबसे बेहतरीन बुक मैं आपको रीजनिंग गुरु बताता हूं, लेकिन उसके बाद भी रीजनिंग गुरु भी आप 1.5 से 2 महीने में करना चाहोगे, उससे अच्छा है कि आप रीजनिंग की जो सीजीएल वॉरियर है, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर, वो सर्च आउट करोगे और उसको ऑर्डर करोगे। ठीक है, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर ऑर्डर कर सकते हो, और अभी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके थ्रू अगर आप ऑर्डर करते हो तो 3 तारीख और 4 तारीख को ऑफर है। लिंक के थ्रू ही ऑफर है भाई, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप क्लिक करते हो तो उसके थ्रू ऑफर है। ठीक, तो रीजनिंग सीजीएल वॉरियर, इसमें कम इतने मतलब बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट करके रखे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल रखे गए हैं। 1700 प्लस लेटेस्ट क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, और 1700 प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन यानी कि ना बहुत कम और ना बहुत ज्यादा, कि इतना ज्यादा भी नहीं कि 2 महीने में हो ना पाए और इतना भी कम नहीं कि काम ना चले। तो रीजनिंग सीजीएल वॉरियर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो है डिटेल मैंने आपको बता दी है। ठीक, पोस्ट के अकॉर्डिंग डिटेल एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में आप जान लेना, और थोड़ा सा और गूगल और यूट्यूब पे रिसर्च कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर देना, अच्छे से तैयारी करना। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रैंकर्स गुरुकुल परिवार हमेशा आपका साथ देता रहेगा, हमेशा आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।